सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, मैं इसमें बात करूंगा उड़ीसा के 2 गांवों को मिले सुनामी रेडी स्टेटस या दर्जे पर। हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि इस स्टेटस के क्या मायने होते हैं और किन पैमानों के आधार पर यह स्टेटस दिया जाता है। वहीं जो दूसरी खबर है, इसमें हम बात करेंगे अंटार्कटिका पर। देखेंगे एक निर्जन क्षेत्र कैसे 2 देशों के बीच तनाव का कारण बन गया है और आने वाले समय में कई देशों के बीच यहाँ पे प्रतिस्पर्धा दिखाई देगी और यह प्रतिस्पर्धा तनाव में कन्वर्ट हो सकती है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उड़ीसा से संबंधित न्यूज पर। अब देखिए आपके स्क्रीन पर एक इमेज है और यह दिखा रहा है द इंडियन ओशन इकोनॉमी, अर्थात इंडियन ओशन के देशों को दिखा रहा। ये जो देश हैं, आप इनके साथ अगर एक कॉमन चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जैसे चक्रवात आते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं। और इसी प्रकार की एक प्राकृतिक आपदा है, वह है सुनामी। सुनामी क्या है कि जो समुद्र में उठने वाली वह लहरें हैं जो कि भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं, पूरा ये जो इंडियन ओशन का क्षेत्र है, इसके किसी भाग में यदि क्या है कि भूकंप आता है ओशन वाले एरिया में, तो उस भूकंप से क्या होगा कि यह जो जल है, यह जल विस्थापित होगा। और यही विस्थापित जल क्या होगा, जब किसी कोस्टल एरिया या तटीय क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ेगा तो इसी को हम कहेंगे सुनामी। अर्थात जो समुद्र में उत्पन्न होने वाली लहरें हैं, सभी को हम सुनामी नहीं कहते। इनकी उत्पत्ति का जो कारण है वह है भूकंप या पृथ्वी के अंतर्गत होने वाली हलचल। आसान शब्दों में मैं समझाऊं तो आपने देखा होगा एक थाली का बड़ा रूप आता है जिसमें आटा वगैरह गूंथा जाता है। इसको आप देखिए। अब देखिए जो बड़ा सा बर्तन है, इसमें क्या करिए आप पानी भर दीजिए और इस पानी भरे हुए बर्तन के नीचे किसी तरह से बॉटम पर आप क्या करिए तेजी से झटका मारे। तो जब बॉटम पे नीचे से झटका मारेंगे तो इसका पानी छलकते हुए जो उसके किनारे वाला भाग है वह किधर प्रवाहित होगा। तो जिस तरह से आपने यह जो बर्तन था इसके बॉटम पर झटका मारा तो पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित हुआ। ठीक इसी तरह से कोई भी ओशन वाला एरिया हो, जब वहाँ के बॉटम पर क्या होता है भूकंप की क्रिया आती है, तो इस भूकंप क्या करता है, वहाँ के जल को दूसरे एरिया पर रिप्लेस करता है, विस्थापित करता है। और इसी आती हुई लहरों को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। थोड़ा सा मिनट से इसके परिचित करवाता हूं, इससे क्या होगा सभी चीज़ें आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी इस सदी की सबसे बड़ी सुनामी मानी जाती है। इस सुनामी ने भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया समेत 13 देशों को प्रभावित किया और लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की इसने जान ले ली। यह जो सुनामी थी, इसका जो प्रारंभ हुआ था वह इंडोनेशिया के समीप हुआ था, लेकिन देखते देखते थाईलैंड, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, सेशल, मेडागास्कर और उधर अफ्रीका के कुछ जो देश हैं जैसे सोमालिया, तंजानिया, केन्या तक, वहां तक इसने अपना प्रभाव दिखाया और 2 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली। ये सरकारी आंकड़े हैं, बाकी अनऑफिशियल डेटा हैं वो कई लाख
के आंकड़े बताते हैं। इसमें 18 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए, 50,000 से अधिक लोगों का पता ही नहीं चला कहाँ गए, कई बिलियन डॉलर के संसाधन क्या हो गए, समाप्त हो गए। भारत में भी इसका इम्पैक्ट दिखा, लगभग 16,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, 13 राज्य इस सुनामी की चपेट में आए। अब इसी के कारण यह कहा गया कि ये जो सुनामी है ये बहुत ही खतरनाक है, और इसकी खतरनाक का पैमाना ये है कि ये जो सुनामी आई थी वर्ष 2004 की, इसको अगर इसमें जो एनर्जी है उसको आप मापने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा जो हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एक बम गिराया था, जिसकी वजह से हिरोशिमा पूरी तरह से तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, वैसे अगर 23,000 बम एक साथ गिराए जाएं तब उतनी क्षमता उत्पन्न हो पाएगी जितनी क्षमता की कैपेसिटी इस जो है कि 2004 में आई सुनामी में थी। अर्थात एक सुनामी की जो कैपेसिटी 2004 में आई थी उसकी जो क्षमता है वह 23,000 ऐसे बम के बराबर है जो हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक होता है। इस सुनामी जो शब्द है एक जापानी शब्द है, इसका अर्थ होता है कि समुद्र की ओर आती वह लहरें जिनकी उत्पत्ति भूकंप या पृथ्वी की किसी हलचल से संबंधित हो। समुद्र में उत्पन्न होने वाली सभी जो लहरें आती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको क्या कहते हैं, उनको सुनामी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ भूकंप और पृथ्वी की हलचल अगर उससे संबंधित है और तीव्र गति से कोस्टल एरिया की ओर बढ़ रही हैं और ये कोस्टल एरिया से टकरा रही हैं तो इनको हम सुनामी कहेंगे। इनकी जो गति होती है वह जो गति है वह 160 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक होती है, अर्थात 500 किलोमीटर प्रति घंटा तक। आप समझिए कि अगर आप कहीं ओशन वाले एरिया में हैं और आपको पता चले कि आपसे 100 किलोमीटर की दूरी पर कोई सुनामी आई है और आपके पास अच्छी खासी बोट हो जो मूव कर सकती हो, तेजी से भाग सकती हो, दौड़ सकती हो, तो अगर आपसे कहा जाए कि आप जल्दी से भाग जाइए और अगर आप तटीय क्षेत्र से बहुत दूर हैं तो हो सकता है कि आप भाग ना पाएं। कारण ये है कि अगर 500 किलोमीटर प्रति घंटा से ये सुनामी की लहरें आगे बढ़ेंगे तो आपका बचना मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी ऊर्जा इतनी तीव्र गति से किसी कोस्टल एरिया पर टकराएगी तो कितनी ज़्यादा तबाही मचाएगी। जैसा कि हमने वर्ष 2011 में अगर देखा, अगर आप जो है कि नई जनरेशन से बिलोंग करते हैं तो आपको पता चला होगा कि जो जापान में सुनामी वर्ष 2011 में आई थी, इसने क्या किया था, जो वहाँ का फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र था उसको बर्बाद कर दिया था और इसके कारण परमाणु आपातकाल तक लगाना पड़ गया था। अब इसी से संबंधित क्या है कि जो है कि सुनामी की गंभीरता को देखते हुए कुछ संगठन बने हैं और वह यह देखते हैं कि किन गांवों किन क्षेत्रों ने सुनामी से निपटने की व्यवस्था हासिल कर ली है या उनके पास ऐसी क्षमता है कि वो सुनामी का मुकाबला जो है कि कर सकते हैं, जन धन की हानि कम हो सकती है। और इसी से संबंधित है सुनामी रेडी स्टेटस। हाल ही में यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी रेडी स्टेटस दिया है। दोनों गांवों का नाम आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा टफ है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं, और दोनों जिले लिखे हुए हैं, किन जिलों के गांवों को यह स्टेटस दिया गया है। अब ये जो स्टेटस दिया गया है, इस प्रकार का स्टेटस प्राप्त करने वाला इंडियन ओशन का भारत पहला देश है और साथ ही साथ उड़ीसा भारत का पहला राज्य। और यह जो दिया गया है, स्टेटस दिया गया है, यूनेस्को की एक संस्था है। अर्थात अगर आपसे कहा जाए कि यूनेस्को ने दिया तो भी सही है, लेकिन यूनेस्को की एक स्पेशल संस्था है, इसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, जिसको IOC के नाम से हम जानते हैं। और इसी ने क्या किया है, यह पहचान और प्रशस्ति पत्र भारत को दिया है। और भी हुआ यह था कि कुछ दिन पहले ही एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी और यह जो वर्चुअल बैठक थी इसमें भागीदारी सुनिश्चित की गई थी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ध्यान दीजिएगा क्या है कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, अर्थात इंडियन ओशन से इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने वाली संस्था, और साथ ही साथ इंडियन ओशन सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर, इन दोनों ने बैठक की। और उसके बाद जो है कि यूनेस्को से कहा गया कि उड़ीसा के इन 2 गांवों को, जिनका ऊपर मैंने आपको नाम दिखाया, इनको यह टैग मिलना चाहिए। और उसी के बाद से क्या किया है, IOC अर्थात इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ने यह स्टेटस दिया है। इसकी जो स्थापना हुई थी इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, जो कि यूनेस्को की एक संस्था है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। और स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यूनेस्को के द्वारा ही की गई थी।
इसका मुख्यालय पेरिस में है। पहली मीटिंग जो इसकी हुई थी वो 1961 में हुई थी। इस समय सदस्य देशों की संख्या लगभग 147 है। और यह संस्था क्या करती है, महासागरीय और तटीय क्षेत्र के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देती है। उन सभी महासागरीय क्षेत्रों को, देशों को जोड़ने का प्रयास करती है जहां पर सुनामी जैसी आपदाएं आती हैं। ये आपसी समन्वय देशों में स्थापित करती है, तकनीकी का आदान प्रदान करवाती है जिससे सभी देश उसका लाभ उठा सके, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं। अब देखिए, जो मैंने बताया यह जो आईओसी है, इसी ने क्या किया है, सुनामी रेडी स्टेटस दिया है। तो सुनामी रेडी स्टेटस का मतलब एक है कि यह एक सामुदायिक प्रदर्शन को दिखाता है, अर्थात यह सामुदायिक प्रदर्शन आधारित एक कार्यक्रम का हिस्सा है। सामुदायिक आधारित प्रदर्शन का मतलब कि एक ऐसा गांव, ऐसा क्षेत्र जिसने अपने सभी संसाधनों, सभी लोगों का सहयोग प्राप्त करके अपने आप को ऐसा विकसित कर लिया है कि सुनामी से निपटने के लिए वो रेडी है, इसीलिए कहा जाता है सुनामी रेडी स्टेटस। सुनामी रेडी स्टेटस जैसा कि मैंने बताया, इसमें क्या करते हैं, जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं अर्थात सरकारें हैं, जो सामुदायिक नेता हैं, विभिन्न राष्ट्रीय और स्थानीय जो आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियां हैं, इनको सबको जोड़कर क्या करता है आईओसी, कहता है कि आपको इन एरिया में जो सुनामी प्रभावित एरिया हैं इनको थोड़ा सा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। तो जितने भी सार्वजनिक सरकारें हैं, संस्थाएं हैं, जितने भी नेता हैं, चाहे वो धार्मिक नेता हो, सामाजिक नेता हो, सभी लोग जो कि इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, सबको जोड़ता है। और सभी सरकारों, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर जो स्थानीय सरकार हो, सबको जोड़कर कहता है कि आपको क्या करना है, यह जो सुनामी रेडी स्टेटस का स्थान प्राप्त करना है। इससे क्या होगा कि यह पता चलेगा, जैसे ही किसी गांव को सुनामी रेडी स्टेटस मिलता है, इसका मतलब क्या है कि वह अब तैयार है सुनामी से होने वाले जनधन हानि को कम करने के लिए। और ये जो पूरा जो है ये सिस्टम स्थापित हुआ था, ये हुआ था उसी सुनामी का के बाद जिसका मैंने जिक्र किया, अर्थात 26 दिसंबर 2004 को जो आई सुनामी थी, इसी के बाद क्या हुआ था, इसकी प्रारंभ किया गया था। और इसी के बाद हुआ यह था कि भारतीय समुद्र सुनामी चेतावनी और समन्वय व्यवस्था, इसको थोड़ा सा अगर इंग्लिश में देखें तो इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, आईओसी की तरह। और जो आईओसी है, इसी ने क्या किया था, ये सुनामी रेडी स्टेटस को प्रारंभ किया और इसको प्राप्त करने के लिए सभी देशों को जोड़ा। इसका जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने हेतु तटीय क्षेत्र के जो सामुदायिक भागीदारी है उसको बढ़ाना। सुनामी रेडी स्टेटस संबंधित अभ्यासों के कार्यान्वयन को लागू करने के लिए भारत में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निदेशक की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की गई है। इस राष्ट्रीय बोर्ड में कौन होते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी होता है, गृह मंत्रालय भी होता है, और ये जिस राज्य में चल रहा है उसका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जैसे उड़ीसा को प्राप्त किया गया है तो इसमें उड़ीसा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी इसमें शामिल थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपदा प्रबंधन निदेशालय भी शामिल है। और जो है कि INCOIS, इसका फुल फॉर्म देखिए, मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा है, आप इसको पीछे जाकर पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये भी इसमें शामिल। और इस सभी मिलकर क्या करते हैं, तैयार होते हैं कि इसलिए हमें क्या करना है, सुनामी का सामना करना है। और उसी इन्हीं सामूहिक प्रयासों की वजह से यह कंडीशन मिला है। वर्ष 1999 में उड़ीसा में सुपर एक साइक्लोन आया था जिसकी वजह से 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अर्थात OSDMA की स्थापना की गई थी। और सुनामी रेडी स्टेटस जो प्राप्त हुआ है, तो ऊपर जो मैंने संस्थाएं बताया, चाहे वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हो या फिर NDRF की टीम हो या जो भी अन्य संस्थाएं, उसके अलावा जो सबसे बड़ा योगदान है वो इसी का है। और वह कौन सा है, आपका
उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। और इन्हीं प्रयासों के सामुदायिक प्रयासों का नतीजा ये है कि जो यह 11 संकेतक अपनाए जाते हैं, जिसको पूरा करने के बाद ही किसी को ये जो है कि सुनामी रेडी स्टेटस प्राप्त होता है, उन पर यह 2 गांव सफल हो पाए। अब कौन कौन से 11 पैरामीटर्स हैं उनको देखिए। पहला है कम्युनिटी सुनामी रिस्क रिडक्शन प्लान, अर्थात कम्युनिटी सुनामी का मतलब है कि वहाँ के जो समुदाय हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वह रिस्क रिडक्शन प्लान उनके पास है नहीं, अर्थात वो जो जोखिम होता है, जोखिम को कम करने का प्लान वहाँ के लोगों के पास क्या है, पहला मीटर होता है। दूसरा पैरामीटर होता है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ सुनामी इंफॉर्मेशन, अर्थात जो सुनामी से आने वाली सूचनाएं हैं कि कितने देर में सुनामी आ सकती है, कहाँ पर आपको जाना है, कहाँ पर आपको रुकना है, क्या क्या चीज़ें लेकर आपको जाना है, अर्थात आप किस कंडीशन में क्या करेंगे। तो यह जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ सुनामी इंफॉर्मेशन है, इसकी लोगों को जानकारी वहाँ के सभी लोगों को है या नहीं, ये दूसरा पैरामीटर होता है। तीसरा होता है डेजिग्नेटेड एंड मैप्ड सुनामी हैजार्ड जोन्स, अर्थात जो एरिया है वहाँ पर पहले से ही ऐसे मैप हैं कि नहीं, जिससे लोगों को पता चल सके कि आखिर सुनामी जब आएगी तो कौन सा एरिया कितना प्रभावित होता आया है, इसका मैप सभी लोगों के पास है कि नहीं। अर्थात सभी लोगों के पास जब इस प्रकार का मैप है और उस मैप से संबंधित सूचनाएं हैं, तो लोग अपने आप को क्या करेंगे, उसी के अनुसार ढालने का प्रयास करेंगे, और जब भी सुनामी आएंगे तो उनके पास ये खाका रहेगा कि उन्हें किस ओर क्या क्या कदम उठाने। उसके बाद कहा जाता है चौथा पैरामीटर इजिली अंडरस्टूड सुनामी एविक्यूएशन एंड मैप्स, अर्थात वो मैप ही होना जरूरी नहीं है, वो मैप इतना आसान भाषा में हो कि वो सभी को समझ में आ सके। पांचवा पैरामीटर है आउटरीच एंड पब्लिक एजुकेशन मटेरियल, अर्थात वहाँ पर उस संबंधित आपदा अर्थात सुनामी की जानकारी लोगों को है या नहीं। उसके बाद अगला पैरामीटर है प्रत्येक साल 3 शैक्षिक गतिविधि का आयोजन, जिसमें जागरूकता बढ़ाई जाए। जागरूकता बढ़े का मतलब यह है कि वहाँ पर आपको हर साल आप ऐसी गतिविधियों को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिससे वहाँ के लोगों के अंदर अवेयरनेस फैल रही है। इस प्रकार की गतिविधि वहाँ होनी चाहिए और प्रत्येक साल में 3 बार होना चाहिए। इसके साथ साथ इमरजेंसी प्लान की उपस्थिति, अर्थात कोई अगर मान लीजिए अभी चेतावनी जारी की गई और तुरंत इमरजेंसी में क्या क्या हमारे पास प्लान है, उन सभी की उपस्थिति उस संबंधित एरिया में है या नहीं। उसके साथ लोगों को उसकी जानकारी, अर्थात प्लान होने की ही महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों को उसकी जानकारी होना चाहिए। और साथ ही साथ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम की उपस्थिति, अर्थात ऐसा ना हो कि वह कभी कभी जो है कि क्या किया जाए, अलर्ट जारी किया जाए या इमरजेंसी जो है कि हमेशा जारी करने की कंडीशन नहीं हो, अर्थात वह जो क्षेत्र है वहाँ पे इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा इफेक्टिव होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सुनामी आ गई और हम तैयार ही नहीं हो पाए। साथ ही साथ 24 घंटे एक्टिव रहने वाला एक वहाँ पे वार्निंग तंत्र की उपस्थिति होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमेशा अलर्ट वहाँ पर जारी करने की जो व्यवस्था है वह है या नहीं। इन सभी मानकों को देखते हुए क्या किया जाता है, यह स्टेटस प्रदान किया जाता है। और जो मैंने आपको उड़ीसा के जो 2 गांव बताए, उन दोनों गांवों ने इन 11 पैरामीटर्स पर अपनी जो है कि पहचान बनाई है, उसी के कारण उनको ये स्टेटस दिया गया है। अब हम बात करेंगे अंटार्कटिका आखिर चर्चा में क्या है। अब देखिए अंटार्कटिका को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, यह जो एरिया है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईस्ट वेस्ट इसका देख लीजिए, नॉर्थ साउथ भी देख लीजिए, और उसके बाद अब थोड़ा सा इसके मेड से मैं आपको परिचित करवाता हूँ। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 140 लाख वर्ग किलोमीटर है, और ये एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका लगभग 98% भाग जो है वह 1.6 जो है कि किलोमीटर मोटी बर्फ से आच्छादित है, जो इस समय जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहा है। कई रिपोर्ट्स हमारे सामने आ चुकी हैं जो ये बताती हैं कि यहाँ की बर्फ जो है कि तेजी से पिघल रही है, लेकिन अभी जो चर्चा में है उसके पीछे जलवायु परिवर्तन बिल्कुल नहीं। यह जो पूरा क्षेत्र है हमने जो देखा, यह पूरा जो क्षेत्र है यह ठंडे रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। ठंडा रेगिस्तान इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमी है, और रेगिस्तान तभी किसी एरिया को हम जब कहते हैं
हैं जब वहाँ पे वार्षिक वर्षा क्या हो 25 सेंटीमीटर से कम हो। यहाँ पे औसतन जो वार्षिक वर्षा होती है वह 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, रेगिस्तान। चूंकि यहाँ पर ठंड पड़ती है इसलिए ठंडा रेगिस्तान इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे जो वर्षा भी होती है वो मुख्य भूमि अंटार्कटिका पे ना होकर जो उसके कोस्टल एरिया या तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर होती है। वर्षा कम होने का कारण क्या है कि तापमान का कम होना। तापमान कम होगा, बाष्पीकरण कम होगा, बाष्पीकरण कम होगा तो वर्षा क्या होगी, कम होगी। शुष्कता रहेगी, वहाँ पर नमी वायुमंडल में नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ जो है शीतानुकूलित, जो शीत के अनुकूल जो पौधे हैं या जीव हैं वही क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो कौन से जीव आपको दिखाई देंगे, आपको यहाँ पे पेंगुइन मिल जाएगा, सील मिल जाएंगे, निमेटोड मिल जाएंगे, टार्टिग्रेड मिल जाएंगे, पिस्सू मिल जाएंगे, विभिन्न प्रकार के शैवाल मिल जाएंगे और टुंड्रा टाइप की वनस्पतियाँ यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा पूरे विश्व में इस भूमि को जो क्षेत्र है यह हम इसको बहुत पहले से नहीं जानते हैं। अर्थात यह जो पूरा क्षेत्र है इसको अगर हम जान पाए हैं तो इसके पीछे जो श्रेय है, मुख्य श्रेय जो जाता है वह जाता है मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव और फेबियन गोटलिए वॉन बेलिंगशोसेन को। अब ये जो नाम है आपके लिखे हुए हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है मैं कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। अंटार्कटिका जो ये नाम दिया गया है यह नाम आया है एंटार्कटिका, ये जो कि एक यूनानी शब्द है और इसका मतलब है ऐसे एरिया से जो उत्तर का विपरीत है। चूंकि ये दक्षिण में है इसी के कारण इसका नाम क्या है, अंटार्कटिका, जो कि यूनानी शब्द अंटार्कटिके से मिलकर बना है। नॉर्वे के जो आपके रोआल्ड एडमुंडसेन थे 14 दिसंबर 1911 को भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। मैंने शब्द यूज किया भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंचने वाले व्यक्ति कौन से हैं, 14 दिसंबर 1911 को, ध्यान दीजिएगा 14 दिसंबर 1911 को, और नॉर्वे के रोआल्ड एमुंडसन। अब इनका नाम इसलिए मैंने लिया क्योंकि यह पहला वह व्यक्ति है जो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच रहा है और इसके बाद क्या होंगी गतिविधियां बढ़ेंगे। 1930 और 40 के दशक में रिचर्ड एवलिन वायर्ड ने इस महाद्वीप पर यांत्रिक स्थल परिवहन की शुरुआत की थी। यहाँ पर सुधार गलती से लिख गया है, टाइपिंग एरर है, मैं दूर कर दूंगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे यांत्रिक स्थल परिवहन का मतलब है कि आप जो है कि तकनीकी का प्रयोग करके अंदर की ओर बढ़ने का प्रयास 1930 से 1940 के बाद का जो दशक है इसमें आपको देखने को मिलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस महाद्वीप पर नियंत्रण की एक दौड़ प्रारंभ होती है और इसके जो प्रारंभिक दावेदार हैं यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे देश शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो मजबूत देश बनकर सामने आया वह था अमेरिका, और इसने क्या किया कि सभी देशों को आमंत्रित किया कि भाई आपके जो अंटार्कटिका पर दावा है, नियंत्रण को का जो अधिकार चाहते हैं उसके लिए एक बातचीत होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए। इसी के तहत क्या हुआ था, 1 दिसंबर 1959 को एक संधि हस्ताक्षर हुई और यह जो संधि हस्ताक्षर हो रही है कहाँ पे हो रही है, यह आपके वॉशिंगटन में, और इसी को बोला जाता है अंटार्कटिका संधि प्रणाली। तो यह जो अंटार्कटिका संधि प्रणाली है इसी के तहत क्या किया गया है, वैश्विक मानक और नियम बनाए गए हैं अंटार्कटिका को लेकर, और इसलिए बनाए गए हैं ताकि किसी देशों को कोई भ्रम ना हो, कोई दिक्कत ना है। यह संधि यह कहती है कि इस महाद्वीप का प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और शांतिपूर्वक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के सैन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। अर्थात ना तो यहाँ पर कोई सैन्य बेस, सैन्य अड्डा बनाया जा सकता है, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार के परीक्षण किए जा सकते हैं हथियारों के, और ना ही परमाणु परीक्षण किया जा सकता है। इस तरह से ये संधि क्या कहती है कि ये जो अंटार्कटिका क्षेत्र है ये पूरे विश्व के लिए है, एक पब्लिक डोमेन का भाग है, इसके कोई भी देश इस पर जाकर रिसर्च एक्टिविटी कर सकता है। बावजूद इसके कई देशों ने इस पूरे एरिया को अपने अपने क्षेत्रीय दावों के रूप में इस पर चिन्हित कर रखा है। क्षेत्रीय दावा करने वाले देशों की संख्या है 7। इसमें कौन कौन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, नॉर्वे है, चिली है, न्यूजीलैंड है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया। इनके दावे आप देख लीजिए कौन कौन से एरिया में कौन कौन से हैं। आप अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा हो। तो सबसे पहले यूके देख लीजिए, नॉर्वे देख लीजिए, फिर ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिए, ये बहुत बड़ा एरिया है, उसमें बीच में जो है कि फ्रांस वाला
एरिया है। उसके बाद न्यूजीलैंड है, फिर अनक्लेम्ड एरिया है, अर्थात जहाँ पर किसी का दावा नहीं है, चाहे तो आप दावा कर सकते हैं। फिर उसके बाद चिली है, अर्जेंटीना है, दावा करने से कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे जो देश देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, पूरे अंटार्कटिका को अपने अपने हिसाब से बांट लिया है। हालांकि यह जो जितने भी इनके दावाएं क्लेम है, दावा है, इनका कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं है। लेकिन फिर भी जब किसी देश ने दावा कर रखा है तो वह उस पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास करेगा। और यह जो दावे हैं, इनके जो क्लेम हैं, इनको लेकर कई बार तनाव पहले भी उभर चुके हैं, लेकिन इतने जटिल नहीं थे। अंटार्कटिका संधि प्रणाली के तहत हर देश को यह अधिकार है कि वह अपना अनुसंधान स्टेशन यहाँ पर स्थापित करे। और इसी के कारण 1959 की जो संधि का मैंने उल्लेख किया, इसके तहत लगभग 30 देशों ने अपने परमानेंट अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थापित कर रखे हैं। कई जगह यह संख्या मुझे 40 भी मिली, लेकिन फिर भी अगर उसको ज़्यादा हम लोग रिसर्च करेंगे तो लगभग 30 देशों के नाम हमको यहाँ पे मिल पाते हैं। यहाँ पे जो होने वाले अनुसंधान हैं, उनकी उपयोगिता ये है, और यह फिर अनुसंधान इसलिए ज़्यादा यहाँ पर करने का प्रयास किया जाता है क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की चुंबकीय विशेषताओं का अध्ययन आसानी से हो सकता है। मौसम, महासागरीय हलचल, जीवों पर सौर विकिरण का प्रभाव, भूगर्भ में होने वाली गतिविधियाँ हैं, इस प्रकार के रिसर्च यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। चीन ने अपने रिसर्च सेंटर द ग्रेट वॉल की स्थापना सर्वप्रथम 20 फरवरी 1985 को किया था। अर्थात यहाँ पर जो अगर चीन का प्रभाव आप देखेंगे तो सबसे पहला जो प्रारंभिक बिंदु दिखाई देगा वह 1985 दिखाई देगा। और यह जो है, यह कहाँ पर है, यह है आपका फिल्ड्स पेनिनसुला के किंग जॉर्ज आइलैंड द्वीप पर इन्होंने क्या किया, द ग्रेट वॉल की स्थापना की। मैं आपको इसके मैप दिखा देता हूँ, इससे चीज़ों को समझना आपके लिए आसान हो जाए। ये देखिए अंटार्कटिका देख लीजिए, और अंटार्कटिका के बाद देखिए द ग्रेट वॉल देख लीजिए, एकदम अगर पश्चिम में देखेंगे। उसके बाद जो है कि कुनलुन एरिया देख लीजिए, इसके बाद ताइसान देख लीजिए, और फिर झोंगसान देख लीजिए, और फिर एक नया जो है कि टेरा नोवा बे जो लिखा हुआ है रॉस सी के पास, यहाँ पर कुल मिलाकर यह जो है चीन का क्या है, और रिसर्च स्टेशन है, और यहाँ पर चीन की गतिविधियाँ क्या होती हैं। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि 1985 से इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। इस समय 4 स्थायी अनुसंधान केंद्र हैं इनके। कौन कौन से हैं फिर से देख लीजिए जो नाम मैंने लिखा है, और 5वां रिसर्च सेंटर यह रोज सी के पास स्थापित कर रहे हैं। और इनके नाम फिर से देख लीजिए, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेट वॉल है, झोंगसान है, ताइसान है, कुनलुन है, टेरा नोवा बे के पास, रोज सी के पास है। वर्तमान कोरोना काल में जहां सभी देश अपने खर्चों में कटौती कर रहे हैं, वहीं चीन हर जगह विस्तार कर रहा है, चाहे वो स्थलीय क्षेत्र हो, द्वीपीय क्षेत्र हो या समुद्री विस्तार हो। लेकिन अब उसकी जो नज़र है वो अंटार्कटिका पर है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा है कि चीन के रिसर्च सेंटर उसके दावे वाले क्षेत्र के अंतर आते हैं जिनका विस्तार चीन कर रहा है। अब थोड़ा सा आपको मैंने जो ऑस्ट्रेलिया का जो दिखाया था एरिया जिस पर वो दावा करता है, आप उसकी लोकेशन और इस मैप की लोकेशन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आपको क्या पता चलेगा कि यह वही एरिया है जहां पर चीन के रिसर्च सेंटर हैं, जिस एरिया पर जो है कि ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, दावा करता है। तो देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का दावा भी बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है, लेकिन जो अभी ऑस्ट्रेलिया ने जो कहा है वो थोड़ा सा चिंताजनक। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि चीन का उद्देश्य अनुसंधान करना नहीं बल्कि क्षेत्रों का अधिग्रहण करना है। अर्थात आने वाले समय में चीन इन अनुसंधान स्टेशनों के माध्यम से वह कहेगा कि हम पुराने समय से लंबे समय से यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, इसके कारण यह क्षेत्र हमारा होना चाहिए ना कि ऑस्ट्रेलिया का। जैसे कि अगर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर उसके दावे को देख लीजिए, लद्दाख वाले क्षेत्र को लेकर उसके दावे को देख लीजिए, मंगोलिया के क्षेत्रों को, रूस वाले क्षेत्रों को और तिब्बत वाले क्षेत्रों को। तो चीन सही में हकीकत यही है कि वो क्या करता है, पहले कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे स्थापित करता है और फिर उसके बाद कहता है कि चूंकि हम यहाँ पर 10 वर्ष से हैं, 20 वर्ष से, 50 वर्ष से हैं, इसलिए क्या किया जाए कि यह एरिया हमारा। ठीक यही बात, इसी बात पर चीन के रिकॉर्ड को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि दरअसल चीन यहाँ पर जो अनुसंधान नहीं कर रहा, बल्कि वह अपने अनुसंधान स्टेशनों पर
उपस्थिति बढ़ा रहा है, उन क्षेत्रों का प्रसार कर रहा है, अर्थात पहले अगर छोटा सा रिसर्च सेंटर था तो बढ़ा रहा है, उनकी संख्या बढ़ा रहा है। और वह क्या करना चाहता है, आने वाले समय में जो है कि क्या है कि वह यहाँ पर यह कहना चाहता है कि वहाँ पर उसी का क्या है दावा है, और वह क्षेत्र से, चूंकि जो प्रारंभिक जो इस पे क्लेम करने वाले देश हैं, आप ध्यान दीजिएगा तो मैंने उसमें चाइना का नाम नहीं लिया। अब हुआ क्या है कि कोरोना काल में अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और चीन आमने सामने। अब यह मुद्दा इसलिए आगे जटिल होगा क्योंकि अभी तक अमेरिका क्या कहता था कि उसको क्या लगता था कि हम इस क्षेत्र पर केवल रिसर्च की गतिविधियों तो अपने आप को शामिल रखेंगे। भारत भी यही समझता है, भारत ने भी कोई दावा नहीं किया। आने वाले समय में अब जो है कि अमेरिका इस पर भी मुखर हो गया है और उसने इस प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। जैसे कि जो पूरा जो 1959 की ट्रीटी हुई थी वह अमेरिका के ही नेतृत्व में हुई थी। तो आने वाले समय में अमेरिका चीन को यह इस रूप में देखता है कि यहाँ पर भी वो क्या कर सकता है, सैन्य अड्डा बना सकता है। और ऑस्ट्रेलिया ने आपत्ति दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया और चीन की अगर कैपेसिटी देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो कुछ करता है उसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ होता है अमेरिका का होता है। तो इसलिए आने वाले समय में न सिर्फ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दावे गंभीर होंगे, मजबूत होंगे, बल्कि चीन को लेकर उनको नियंत्रित करने की पॉलिसी भी क्या होगी, ज़्यादा। इस तरह से पहले ही क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना कर रहे यह अंटार्कटिका के लिए एक नई स्थिति उत्पन्न होगी और वह एक नए प्रकार का तनाव क्रिएट करने का प्रयास चीन के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि देखिए रिसर्च सेंटर एक हो या 10 उससे मैटर नहीं होता, उसकी क्वालिटी मैटर करती है। और यहाँ पर चीन क्या कर रहा है, हर जगह अपने रिसर्च सेंटर बनाकर सिर्फ अपने जो है कि उनके क्षेत्रों को अधिग्रहित कर रहा है। और वह अधिग्रहण उसकी अन्य नीतियां जो चाहे वो भारत के संदर्भ में हो वह या फिर जो है कि जो द्वीपीय क्षेत्र हैं जो आपके दक्षिण चीन सागर के उनसे संबंधित, सब में वो यही करता है कि पहले वहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवाता है, फिर उस पर क्या कर लेता है, अधिग्रहण। तो आने वाले समय में ये जो पूरा अंटार्कटिका वाला जो क्षेत्र है हमें कई तरह की चुनौतियों से भरा दिखाई देता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।